यहाँ अपने पराए का कोई ना, तब तुम सपना देखो। यहाँ अपने पराए का कोई सपना न देखो। मैं एक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर है तो अपने सैनिकों को याद किया जाए। एक जो युद्ध कर रहा है और युद्ध करते करते उसको गोली लग चुकी है, है अपने परिवार को याद, परिवार को और हम सबको क्या संदेश देता है, बस इसी लो मैं हंसता हंसता जा रहा हूँ, मैं हंसता हंसता जा रहा हूँ, लेकर तिरंगे की निशानी। लो मैं हंसता हंसता जा रहा हूँ, लेकर तिरंगे की निशानी। मुझे फक्र है इस बात का, मुझे फक्र है इस बात का, मैंने वतन पर दी जवानी। मुझे फक्र है इस बात का। सांस जब तक ना रुकी तब तक कतरा कतरा सांस जब तक ना रुकी तब तक लड़ा। कतरा कतरा सांस जब तक ना रुकी तब तक लड़ा। खून की प्यासी धारा, रक्त की प्यासी धारा थी, प्यास तो ये थी बुझानी। रक्त की प्यासी धारा थी, प्यास तो ये थी बुझानी। लो मैं हंसता हंसता जा रहा हूँ। सैनिक सबसे पहले अपने भाई और बहन को याद करता है और क्या संदेश देता है कि माफ करना भाई तुझ पे बोझ भारी रख चला। माफ करना भाई तुझ पे बोझ भारी रख चला। और बहना तेरी राखियां, बहना तेरी राखियां देखो हुई है आसमानी। बहना तेरी राखियां देखो हुई है आसमानी। लो मैं हंसता हंसता जा रहा हूँ। बहुत सुंदर पत्नी के गर्भ में पल रहे 2 महीने बच्चे को याद करता है, संदेश देता है कि मेरा खून तेरी कोख में, वो भी वतन पर मर मिटेगा। मेरा खून तेरी कोख में, वो भी वतन पर मर मिटेगा। और याद रखना प्रियतमा, आंखों में तेरी हो न पानी। याद रखना प्रियतमा, आंखों में तेरी हो न पानी। लो मैं हंसता हंसता जा रहा हूँ। अपने माता को याद करता है कि माफ करना मैया, तेरा लाल माँ पे मिट गया। माफ करना मैया तेरा लाल माँ पे मिट गया। कुछ फर्ज पूरा कर न पाया, फर्ज पूरा कर न पाया, मन में बस इतनी गलानी। फर्ज पूरा कर न पाया। अपने पिताजी को याद करता है और ये शायद आप सभी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि संसार में अगर सबसे भारी कोई बोझ है तो वह है पिता के कंधे पर पुत्र की अर्थी। अपने पिता को याद करता है, पिताजी के लिए क्या संदेश देता है कि याद है मुझको बचपन पूरा कंधे पर बिताया।
याद है मुझको कि बचपन पूरा कंधे पर बिताया, आखिरी लम्हा उठा लो, आखिरी लम्हा उठा लो, याद तो पुरानी, आखिरी लम्हा उठा लो, याद कुछ देर तो पुरानी, लो मैं हंसता हंसता जा रहा हूँ। हम लोगों के लिए संदेश दे करके जाता है कि तुम्हें एक शहादत दिखती है, परिवार पूरा मर गया, तुम्हें एक शहादत दिखती है, परिवार पूरा मर गया, इन्हें रोटियां तो खिला ही देना, बस इतनी करना मेहरबानी, इन्हें रोटियां तो खिला ही देना। और अंतिम संदेश उसका क्या होता है? वो एक भारतीय सैनिक को संदेश दे सकता है कि जन्म लूंगा फिर से मैं धरती पे मिटने के लिए, जन्म लूंगा फिर से इस धरती पे मिटने के लिए, मैं तो फिर से वापस आऊंगा, अभी खत्म ना करना कहानी, मैं तो फिर से वापस आऊंगा, अभी खत्म ना करना कहानी, मुझे पर है इस बात का, मैंने वतन पर दी जवानी, तो मैं जा रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति आपकी, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति भाई। मैं रोहित भाई के लिए बता दूं कि रोहित भाई मेरे वरिष्ठ साहित्यकार के साथ साथ बहुत अच्छे वाले वरिष्ठ साहित्यकार के साथ साथ अंकुर साहित्य के संपादक भी हैं। और मैं प्रथम बार जब गई थी अपने दिल्ली काव्य पाठ के लिए तो एकदम नवांकुर के रूप में गई थी और सोची कि अगर मेरा अपमान होगा तो जीवन में कविता पाठ छोड़ दूंगी। लेकिन जैसे पूछी रोहित से, रोहित कैसा बना है, रोहित बोला दीदी आप तो लग ही नहीं रहे हो कि नवांकुर हो, जबकि मेरी गलतियों को भी उसने छिपाया था उस समय। और आज मैं जो भी हूँ मैं बिल्कुल इसका सारा श्रेय अपने भाई रोहित को देती हूँ। हमेशा मुझे छोटा है लेकिन बड़ा भाई की तरह सपोर्ट करता है। और कवि का तो दर्जा एक लेके ही आई, साथ साथ मैं अपने भाई को भी लेके आ गई। और मैं कभी भी इस चीज को मैं हमेशा मेरे को मेरा भाई मिला इतना बड़ा उस पटल से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज मेरे कहने पे कि पहले पटल पे तुम ही दिखोगे तो सबसे पहले मेरा भाई मेरे को दिखा है। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरा भाई रोहित। एक बात और बोलना चाहूंगा कि रोहित जी की रचनाओं में बहुत वजन था और जो प्रस्तुति का ढंग है वो बिल्कुल देश से ओतप्रोत है। इसके लिए मैं उनको हृदय की गहराइयों से साधुवाद दे रहा हूँ और फिल्मों के संसार से उनको मैं बधाई दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप रचना रचते रहें और आशा जी बराबर ये स्वीकार करती रहे कि मेरा भाई पहले नंबर पर आया। आशा जी नहीं सर, उसको धमकी भी दी थी सर, धमकी दी थी चोरी से कि जब तू पहले पटल से आशा जी स्वीकार करती है कि मेरा भाई पहले नंबर 1 पे आया और हम रोहित जी को नंबर 1 पे देखना चाहते बस, और कोई बात नहीं। थैंक यू। हम सभी के बीच आदरणीय ललित मिश्रा जी जो संगठन के संरक्षक हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय मिश्रा जी के द्वारा की जा रही है। उनका इस साहित्यिक मंच के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम हमारे इस संगठन के आदरणीय सुनील दत्त भैया जी, आदरणीय ललित मिश्रा जी, आप दोनों संरक्षक के रूप में संगठनात्मक मार्गदर्शन, सहयोग और दिशा निर्देश देते रहते हैं।
और निरंतर हमारा यह मंच अग्रसर है और एक राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। और आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे हम अच्छा काम करते रहेंगे। आदरणीय ललित भैया जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय रवि शंकर विद्यार्थी जी, आप इनका अपने विविध अंदाज में इनका स्वागत अभिनंदन करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री ललित मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज से हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं। मैं आप 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि मधुरता है बहुत इसमें हमारी, शान है हिंदी, हमें अभिमान है जिस पर सम्मान है हिंदी, सही ऐसे रहे हरदम की चमके हिंद का माथा, विपुल साहित्य है इसका हमें दान है हिंदी। तो हिंदी की सेवा करने वाले ऐसे ही साहित्य में ऋषि और भक्तों के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय ललित मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आए और अपना संबोधन करें। स्वागत है। सर आपका मोबाइल म्यूट है सर, उसे अनम्यूट कर ले। मोबाइल म्यूट है सर आपका। ललित भैया मोबाइल म्यूट है आपका। आवाज नहीं आ रही है भैया आपकी। लाल रंग का इंडिकेशन होगा भैया, आप उसको दबाइएगा, वहीं पे साउंड का होगा। आप अपने स्क्रीन को टच करेंगे तो वहां पे एक रेड को क्रॉस से बना होगा, उसको टच करें और तो वो ऑन हो जाएगा आपका। आवाज इधर नहीं आ पा रही है। ये लग रहा है कोई तकनीकी समस्या होगी। जब तक आदरणीय हमसे जुड़ेंगे तब तक मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जुड़ गए हैं, वो जुड़ गए हैं, वेट करते हैं जी। हाँ बिल्कुल विद्यार्थी जी, बिल्कुल। नहीं सर, वो उनके साथ एक समस्या होगी, या तो वो अपने सेट के पास नहीं होंगे, या तो वो सेटिंग से उसको ऑन नहीं पा रहे हैं। बता दीजिए करना है जी। अभी जुड़े हुए हैं, चालू कर रहे हो समय के भैया। माइक को ऑन कर ले, माइक ऑन कर। जुड़े हैं लेकिन वो अपना वो ऑन नहीं कर पा रहे हैं ऑडियो। जो आपकी ललित जी, आपकी जो स्क्रीन है उसको आप टच करेंगे तो 3 सिंबल आएंगे। एक आएगा माइक का, एक आएगा फोन का और एक आएगा कैमरे का। तो माइक वाला जो रेड हो रखा है और कैमरे वाला रेड हो रखा है, उसको आप टच करके माइक कर दीजिए। आपकी आवाज और फोटो दोनों आने लगेंगे। ललित जी, आप अपनी स्क्रीन को सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे चेहरे दिख रहे हैं लोगों को, उसको टच करिए। वहां टच करने के बाद आपको 3 सिंबल दिखाई देंगे, एक माइक का, एक फोन का और एक कैमरा का। तो कैमरा और फोन लाल रंग से अभी दिख रहा होगा, उसको टच करके हटा दीजिए। मुझे लगता है स्टेट के पास नहीं होंगे सर, शायद। रोहित जी आगे बढ़िए, क्योंकि मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो सकता है। डाटा भी बहुत तेजी से इसमें खत्म होता है। सबसे बड़ी चीज डाटा तेजी से इसमें है। तो बिल्कुल सर, चार्ज कर खत्म होगा। लिमिट 2 से 2.5 घंटे तक है। चलिए चलिए, और जैसे वो करा लिया जाएगा। मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। आप सब आते जाइएगा, मैं उनका संबोधन करा दूंगा क्योंकि 1 घंटे बीत चुके हैं लगभग। से जुड़ी हूँ। अच्छा, ये हमारे बीच में के नाम से कौन छुड़ा वीणा दीदी है क्या? हेलो, आप
शायद साउंड ठीक हुआ। हाँ आ रहा है भैया, आ रहा है। स्वागत है भैया आपका। आवाज आ रही है। अच्छा जी स्वागत है भैया। स्वागत है आदरणीय। जी 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 जी। अरे बेटे को बोला ठीक कर तो कोई बात नहीं भैया, स्वागत है। कोई बात नहीं। जी जी नमस्कार। प्रणाम भैया। जी जी क्या है के उपस्थित नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते बोलूं। जी जी स्वागत है भैया। जी भैया स्वागत है, बोले भैया। हाँ जी, उपस्थित हमारे सभी साहित्य वृंद और बड़ी खुशी हुई मैं आप लोगों के बीच में जाने माने साहित्यकारों के बीच में मैं भी एक छोटा सा साहित्यिक कार्यकर्ता आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं गौरवान्वित हूँ कि राष्ट्रीय पर्व के एक दिन पहले स्वागत में हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सभी उपस्थित साहित्य जनों का मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहूंगा कि हम सब एक दूसरे को ये यहाँ पर एकत्र हुए हैं और मोबाइल का भी प्रॉब्लम है, बैटरी का भी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँ कार्यक्रम आगे बढ़े। धन्यवाद। स्वागत है। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा अभिवादन सर आपका, और आपका हमेशा स्नेह और सहयोग मिलता रहता है, और आपकी उत्कृष्ट रचनाएं अंत में सुनने को हम लोग को मिलेगी, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। आपका अभिनंदन है, स्वागत है सर। जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद। जी हाँ रवि जी, कार्यक्रम का इसको जी सर। स्वागत है आदरणीय मिश्रा जी का स्वागत है मेरे द्वारा, ललित मिश्रा भैया का स्वागतम। धन्यवाद धन्यवाद। क्या मेरे को रचना पाठ अभी करना है क्या? जी सर, आखिरी में सर, आखिरी में आपका रहेगा, अध्यक्षीय भाषण रहेगा और प्रश्न पाठ भी रहेगा अंत में सर, है ना? जी 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 जी। हाँ रवि जी, कार्यक्रम का संचालन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी 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 सर, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी जी सर जी। हाँ रवि जी, आप कार्यक्रम का संचालन करें, आगे बढ़ाएं। हाँ आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। जी सर। जी सर, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं अतिथियों का संबोधन हो चुका है। एक बार पुनः मैं सभी अतिथियों का तथा आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथी रचनाकारों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हमारे बीच में आदरणीय रूपल उपाध्याय जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वे पटल पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय रूपल जी। नहीं है रवि भाई, नहीं है, आगे क्रम बढ़ाइए। श्री कैसे भूल गए? जी, श्रीमान के नाम से भी है। अल्टरनेटिव में कोई नहीं है तो चलो इसको चला देते हैं, है ना विद्यार्थी जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय आशा बहन का, आदरणीय उमेश पांडे जी का, उन्होंने मुझे ये समय मुहैया कराया और बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं रवि विद्यार्थी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं जी में उपस्थित आज हमारे विशिष्ट अतिथि घर आदरणीय मिश्रा जी, रोहित जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी और बड़े भैया पत्रकार पांडे जी, सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपके कार्यक्रम में शामिल सभी साहित्यकारों का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चूंकि एक नुक्ते से शुरुआत करती हूँ कि कल हमारा
राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त मनाया जाएगा, तो एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। स्वागत। हिंदुस्तानी हूँ फक्र से कहने दो, हिंदुस्तानी हूँ फक्र से कहने दो, तिरंगा ऊंचा सदा ही रहने दो, तिरंगा ऊंचा सदा ही रहने दो, मंदिरों में घंटे बजने दो, मंदिरों में घंटे बजने दो, मस्जिदों में अज़ान मस्जिदों में अज़ान होने दो, हिंदी तो तेरी माँ है वीणा, हिंदी तो तेरी माँ है वीणा, उर्दू मासी कमान बढ़ने दो, उर्दू मासी कमान बढ़ने दो, तिरंगा ऊंचा सदा बहुत शुक्रिया। मेरी पिक्चर दिख पड़ी है आपको? जी 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 स्क्रीन ले चुका हूँ मैं। मेरा कोई ले लीजिए भाई, इसके शॉट लेते नहीं है तो फिर मुझे तो डालता ही नहीं है व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलिए अब मैं, ये बारिश का मौसम है तो फिर स्वतंत्र शेर सुनाती हूँ, फिर गजल के चर्चे सुना दूंगी। एक प्रस्तुति और दीदी क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय की बाध्यता है। क्षमा जी 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 आपके वे ये हाँ, बस एक प्रस्तुति बहुत छोटा है, कि आंचल हमने अपना आंचल आंसुओं से गीला कर लिया, हमने अपना आंचल आंसुओं से गीला कर लिया, ऐ बारिश देख समझना कि मुझ पर तेरा कोई एहसान है, ऐ बारिश है। और ये भी सुन की चर्चा रहती है लबों पर हरदम जिनके, चर्चा रहती है लबों पे हरदम जिनके, समंदर सीप गौहर मोती का, समंदर सीप गौहर मोती का, वो क्या जानेंगे, वो क्या जानेंगे मन बारिश की मीठी ठंडी शीतल बूंदों का, वो क्या जानेंगे मन बारिश की मीठी शीतल बूंदों का। और छोटी सी गजल ये अपने ये रात में ही मैंने लिखा है, पहली बार आशा जी के मन से सुना रही हूँ, आप सभी को सुना रही हूँ, आप लोग की दुआएं मिले तो आगे पढ़ूंगी। माँ बाप को समर्पित किया है, दुनियादारी फलसफे पे सुना लिखा है मैंने कि दिखावा ही सही करे तो उनके मुस्कुराने के लिए, दिखावा ही सही करे तो उनके मुस्कुराने के लिए, सांसें ही आओ हम बढ़ा दे उन्हें जिलाने के लिए, आजकल की जो स्थिति है, चंद सांसें ही आओ हम बढ़ा दे उन्हें जिलाने के लिए। और ये भी शेर देखे कि मैं कौन हूँ जमाने में कोई पूछे तो हमसे, मैं कौन हूँ जमाने में पूछे तो हमसे, अल्फाज पड़ जाएंगे कहने के लिए, अल्फाज पड़ जाएंगे के लिए। बहुत बढ़िया, एक बार और पढ़िए इस लाइन को जमाने के लिए। अच्छा, मैं कौन हूँ, माता पिता जन्म देते हैं लेकिन भूल जाते, मैं कौन हूँ जमाने में कोई पूछे तो हमसे, मैं कौन हूँ जमाने में कोई पूछे तो हमसे, अल्फाज पड़ जाएंगे उन्हें बताने के लिए, अल्फाज पड़ जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। और ये भी फिर देखिए कि थोड़ी सी सफर हम उसका मारने लगते हैं, तो इसके से देखिए अपने कद और औकात पर इतना मात्रा, अपने कद इतना ना
झुके हुए दरख्त, मतलब फल से लगे हुए पेड़, झुके दरख्त काफी है हमें, क्योंकि क्या बात है, एक बार पढ़िए तो बहुत अच्छा लगा। हम सही करें उनके मुस्कुराने के लिए और ये सुने कि हजार से की वक्त को मुट्ठी में करने की हमने, हजार कोशिशें की हमने कि वक्त को मुट्ठी में कर, मगर वक्त तो आता ही है चले जाने के लिए, मगर वक्त बढ़ा दे उन्हें जिलाने के लिए। और ये शेर देखे कि बात को दिल में न रख, बात को दिल में रख, इसे नासूर न बना। बात को थोड़ी बात में हम नाराज हो जाते हैं और अकड़ में आ जाते हैं, बुरे मान जाते हैं, ईगो फीलिंग करते हैं। बात को इसे नासूर न बना, बात को दिल में रख, इसे नासूर न बना। गमे दौर है, गमे दौर ही तो होता है अपनों को आजमाने के लिए, गमे में दौर ही तो होता है अपनों को आजमाने के लिए। कि अजब रस्म रिवाज है बीना जमाने का। बीना मेरा नाम है, अभी तक मैंने कोई तकल्लुस नहीं रखा है। मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से मुझे बीना रखा था, इसलिए आगे पीछे मैंने कोई टच दिया है। मुझे प्यार से बहुत कहा करते थे कि अजब रस्म रिवाज है बीना जमाने, अजब रस्म रिवाज है बिना जमाने का, निभाना पड़ता है दिखाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, चंद सांसें ही बहुत अच्छी वजनदार और शानदार रचना के लिए बताई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति जी, बहुत ही अच्छा प्रस्तुति आपका। बहुत सुंदर, बहुत शानदार प्रस्तुति के बाद अब मैं एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपको सादर आमंत्रित करता हूं पटल पर आप आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी बहुत देर से हम सबके बीच में उपस्थित हैं, सभी का उत्साहवर्धन भी लगातार कर रहे हैं। स्वागत है सुनील साहब का स्वागत है, अभिनंदन है सुनील जी। नहीं आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थी जी, फिर संतोष दास जी को बुला लीजिए, संतोष दास, संतोष दास सरल जी को बुला लीजिए, संतोष दास जी को बुला लीजिए, अभी उपस्थित है। हाँ, संतोष दास सरल जी को बुला लीजिए। जी हमारे बीच में आदरणीय संतोष सरल जी उपस्थित हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं सर, आप आएं और अपनी प्रस्तुति रखें। आदरणीय संतोष सरल जी, आप साहित्यिक मंच के संरक्षक हैं और सरगुजा अंचल में काफी अपनी सहज रचनाओं के कारण इनको सरल की उपाधि दी गई है और आए दिन कहीं न किसी मंच में उल्लेखनीय रचना और राजनीतिक छवि सबको एक साथ सहेजना बड़ा कठिन होता है, लेकिन आपने सहेज कर हम सभी के बीच अपनी उपस्थिति प्रदान की है। आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जी स्वागत है भैया। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत स्वागत है। भैया आपका फोटो नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सभी कवि वृंद को समय न गवाते हुए मैं आपको चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी एक रचना प्रस्तुत करूंगा देशभक्ति पर। कि तुम मजहब की शान बनना,
मजहब की शान बनना, मैं देशभक्ति की धार बनूंगा। तुम मजहब की शान, मैं देशभक्ति की धार बनूंगा। तुम्हें बनना, मैं राष्ट्रवाद की महफिल की जान बनना, मैं राष्ट्रवाद की बनना। दोनों खून है हिंदुस्तानी, दोनों का खून है हिंदुस्तानी, कभी शको शुबा ना करना। तुम बस इंदौरी राहत बनना, मैं भी हरिओम पवार बनूंगा। बस इंदौरी राहत बनना। क्या बात, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। यार ये आवाज आपकी सर आप सबके लिए और नौजवानों के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। नौजवानों की से भारत माँ के आह्वान पर सब छोड़ तुम माना, भारत माँ के आह्वान पर सब कुछ छोड़ के तुम आना। पंक्तियां लिखिएगा कि किस्मत उनकी ऐसी थी जो मोहब्बत है, अगर सुन हो रहा है वतन में, छोड़ के तुम आना, छोड़ तुम आना। पंक्ति देखिएगा कि दर्द के हैं सब रिश्ते नाते, दर्द के हैं सब रिश्ते नाते, आज नहीं तो कल छूटेंगे। दर्द के हैं सब रिश्ते नाते, आज नहीं तो कल छूटेंगे। कोई खुश है आज अगर, कल वो भी तुमसे रूठेंगे। कोई खुश है आज अगर, कल वो भी तुमसे रूठेंगे। धरती माँ से रिश्ता है अमर, बंधन तोड़ के तुम आना। भारत माता के आह्वान पर सब कुछ छोड़ के तुम आना। वाह वाह, अंतरा देखिएगा पंक्तियां कि भगत सिंह बिस्मिल आजाद वीरों की कुर्बानी याद करो। भगत सिंह बिस्मिल आजाद वीरों की कुर्बानी याद करो। कर चूमा था फांस को, तीनों की कहानी याद करो। तीनों की कहानी करो। हिंदुस्तान हो तेरा अपना दर, हिंदुस्तान हो तेरा दर, ये रिश्ता जोड़ के तुम आना। भारत माता के आह्वान पर सब कुछ छोड़ के तुम आना। क्या बात हुआ कि माना किसी की मांग का सिंदूर तुम जीव प्राण हो। माना किसी की मांग का सिंदूर तुम जीवन प्राण हो। माथे की बिंदी हो कि तर हो। भारत माता का कर्ज है तुम पे, भारत माँ का कर्ज है तुम पे, सब चूड़ी तोड़ के तुम आना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। भारत आखिरी पंक्ति है। दुश्मन बहुत है हिंदुस्तान, दुश्मन बहुत है हिंदुस्तान के, एक को सबक सिखाना है। दुश्मन बहुत है हिंदुस्तान के, एक को सबक सिखाना है। पाक चीन को फिर से अपने पाक का आईना दिखाना है। अब जंग होगी आर पार की, अब जंग होगी आर पार की, ये लहू निचोड़ के तुम आना। भारत माता के आह्वान पर कुछ छोड़ के तुम आना।
जब तुमको देश पुकारे, बिन सोचे दौड़ के तुम भारत माता के आह्वान पर सब कुछ छोड़ के तुम आना, सब कुछ छोड़ के तुम आना। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, क्या बात, बहुत अच्छा प्रस्तुति संतोष भैया आपके द्वारा, प्रस्तुति सर, बहुत ही अच्छी मतलब प्रस्तुति दी गई राष्ट्रीय एकता अखंडता के ऊपर। जी, हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर SN पांडे सर उपस्थित हैं। मैं उमेश कुमार पांडे सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सर, व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद, विश्वविद्यालय में बैठक होने के बावजूद मेरे आग्रह पर इस वर्चुअल कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान किए। मैं आदरणीय SN पांडे सर का पटल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सर का स्नेह वचन हम सब के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। सर मदन मोहन मालवीय मिशन में एक बहुत अच्छा मतलब हमेशा संबोधन सुनने को मिलता है। महाविद्यालय में भी सर के माध्यम से विविध आयोजनों में हम सभी की सहभागिता से उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। सर का स्वागत है, अभिनंदन है सर आपका। प्रणाम सर, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद उमेश जी। हार्दिक क्या अभिनंदन। आदेश है मेरे लिए? जी सर, आप सही समय पे आए हैं सर। मेरे लिए आदेश है सर, आप संबोधित करें हम सबको सर। आशा जी हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। जी सर, जी रवि। आशा जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर SN पांडे जी से आग्रह करता हूं वे हम सबका संबोधन कर मार्गदर्शन प्रदान करें हम सबको। आपका स्वागत है पटल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आज के इस वर्चुअल मोड में जुड़े सभी विद्वतजनों को सादर प्रणाम। आपका वंदन है, स्वागत है और बड़ा ही सराहनीय कार्य है ये। क्योंकि कवि होना या कविता करना जन साधारण की बात नहीं है। मुझे एक कवि याद है, आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे। T.S. एलियट का नाम आप सभी ने सुना होगा। उसने कहा कि पोएट्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। तो मेरा मानना यही है कि संवेदना हर व्यक्ति में होती है, इमोशंस हर आदमी में होते हैं, हर इंसान में होता है, लेकिन उस इमोशन को पोएटिक फॉर्म में प्रस्तुत करना थोड़ी सी आर्ट की जरूरत पड़ती है और थोड़ी सी वो नेचुरल भी होती है, इनेट भी होता है, इसे हम नेचुरल कहते हैं। अभी मैं संतोष जी को सुन रहा था और वीर रस की कविता थी इनकी। भारत माता के आह्वान पे ये भारत माता के सपूतों को आह्वान कर रहे थे, उनको आमंत्रित कर रहे थे। अगर हम शुरुआत करें कविता की तो मुझे हरिऔध जी याद आते हैं। उनकी जो उक्ति थी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान, उमड़ आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। मित्रों, ये जो उक्ति है इसे हम लोग कहीं न कहीं से इंग्लिश रोमांटिक पीरियड की जो कविताएं हैं उनसे कोरिलेट करते हैं, उनसे हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी दिखती है। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस। और हरिऔध जी ने भी यहाँ स्पॉन्टेनिटी की बात की है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स। तो फीलिंग जितना इंटेंस होगा, कविता के आने की संभावना, कविता के रचने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।
इसलिए इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग पे रोमांटिक पोएट्री में बहुत जोर दी गई है। कविता के लिए, कविता लेखन के लिए आपने देखा होगा कि देश काल वातावरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं और हमारी जितनी क्रिएटिव एनर्जी है, मानव जीवन में जितनी ऊर्जा है, उसको हम अभी अपने एक बड़े काम में लगा रहे हैं जो कि क्रिएटिविटी की है। वो हर इंसान लगा रहा है, उसके पास जो भी क्रिएटिविटी हो। इसीलिए मैं एक दिन रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा रिसर्च लॉकडाउन पीरियड में हुए हैं, क्योंकि रिसर्चर्स को इतना फ्री टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने पूरे के पूरे समय को रिसर्च ओरिएंटेड कार्य पे डिवोट कर सकें। ठीक उसी तरीके से आप सभी जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिस विधा से जुड़े हैं, कविता के प्लेटफॉर्म और विधा से जुड़े हैं, ये भी इस लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु, ऐसे बहुत सारे ऑकेजन, अनुभव हम सभी को प्रदान किए हैं, जिनको हम कविता के रूप में परिणित कर सकते हैं। We can develop it into form of poetry। तो यदि हम पूरे कविता संसार की बात करें, द वर्ल्ड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, और पोएटिक क्रिएशन की बात करें, तो ये पहले तो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इंसान से जुड़ा हुआ है। पोएट्स आर not made, they are born, and poets are very natural also। There should be intensity of feelings। संवेदना होना चाहिए उस व्यक्ति में। जो कवि है वो निश्चित रूप से संवेदनशील होता है और उसकी संवेदना ही कविता के रूप में प्रस्फुटित होती है, और वो तत्कालीन समाज के लिए तो यूजफुल होता ही है, आने वाले समाज के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कविता के दो प्रभाव होते हैं, नाउनेस एंड ऑलवेजनेस। तो यदि किसी पोएट्री में समकालीन विषय वस्तु लेकर समकालीन समाज को प्रभावित नहीं करता है, प्रेरित नहीं करता है, तो शायद कविता अपने फंक्शनल फ्रंट पे इनकम्प्लीट है, अपने जो उसके उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करता है। और यदि खाली एक पर्टिकुलर समय के लिए वो अपीलिंग है, तो ये भी कविता की डेफिशिएंसी है। उसमें निरंतर समाज को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ऑलवेजनेस। W.H. Auden एक बड़ा पोएट है मॉडर्न पीरियड का, ब्रिटिश पोएट्री का। उसने लिखा कि पोएट्री शुड हैव टू क्वालिटीज एट लीस्ट, एंड दीज आर नाउनेस एंड ऑलवेजनेस। Nowness means it should have the appeal for the contemporary society, and alwaysness means it should cater the message eternally, without time and space। हम किसी समय से कविता को नहीं बांध सकते हैं, और कविता के लिए शैक्षणिक योग्यता जिसकी हम बात करते हैं उसका होना आवश्यक नहीं है। और यदि ऐसा होता तो आज हमारे बीच में कबीर नहीं होते। सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े टीचर, और मैं तो मानता हूं कि कबीर से बड़ा ज्ञान हम बहुत कम जगहों पे पाते हैं, जो पूरे समाज को, पूरी मानव जाति को प्रेरित करने की क्षमता हो, और ऐसे व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं थी। मेरा अपने अनुभव के आधार पे आपसे यह एक निवेदन है कि कविता आपके शिक्षा की मोहताज नहीं होती है। आप किसी के पास बड़ी डिग्री नहीं है तो कवि नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो हायरार्की है वो बड़े पढ़े लिखे लोगों की है, और खासकर जब हम यूरोपीय संस्कृति की बात करते हैं और उनके लिटरेरी हेरिटेज की बात करते हैं और उनके साहित्यिक विरासत की बात करते हैं, तो वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं और बहुत सामान्य लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पढ़े लिखे हैं, सबके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है। वैसे ही कविता के लिए हमारे आपके पास भी बड़ी डिग्री होनी जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये होगा तो वही कवि होगा। बहुत अच्छे डॉक्टर और बहुत अच्छा कवि रेयर संयोग है, लेकिन अच्छा डॉक्टर एक अच्छा कवि हो, ये बड़ी चीज होती है और है।
क्योंकि वो आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई है, आप कितने सेंसिटिव हैं और समाज में घटित होने वाली घटनाओं को हम कितनी संवेदनशीलता से देखते हैं और समाज के प्रति हम अपने आप को कितना अकाउंटेबल मानते हैं कि नियम कानून आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये कल्चर है, ये हमें आपको अपने आप में पैदा करनी होगी कि यदि हमारे समाज में कहीं किसी तरह की विकृतियां दिख रही हैं, उन विकृतियों को फोकस करना एक लेखक का बड़ा दायित्व है। इसीलिए हम सब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की जब हम बात करते हैं तो लगता है कि समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो, और इतनी जीवंतता डाल दिया है उन्होंने अपने लेखन में कि आपको लगता है कि जैसे ये यथार्थ की दुनिया की चीजें हैं। अभी अभी हाल में ही एक बड़े शायर का डेथ हुआ, मैं उनकी आखिरी कविता शेर उनकी पढ़ रहा था और चूंकि पूरी मीडिया ने उनको बड़े हाथों हाथ लिया है, मीडिया में हर जगह चर्चा हो रही थी, तो लगा कि इससे बढ़िया आप क्या लिख सकते हैं और इससे बड़ा आपके लिए पोएटिक रिटर्न क्या हो सकता है। यदि हम रिटर्न की बात करें तो पोएट्री रिटर्न के लिए नहीं है। जो सुकून आपकी भावनाओं के अभिप्रेशन से आपको मिलता है उसे किसी चीज से कंपेंसेट नहीं किया जा सकता है। अगर हम सोचें कि इसका कोई मूल्य होगा तो धरती पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपकी भावनाएं निकलती हैं उसको कंपेंसेट उस मूल्य से, उस कीमत से किया जा सके। मैं पढ़ रहा था अभी राहत इंदौरी साहब का जो आखिरी शेर था, बड़ा लोगों ने उसको पॉपुलराइज किया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये अर्ज है, ये फीलिंग्स है, ये डेडिकेशन है। तो कभी तत्काल के लिए नहीं जीता है और वो किसी रिटर्न का मकान नहीं होता है। समाज का उत्तरदायित्व है कि उसकी भावनाओं को समझे और एक सही दिशा पे चलने की जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन कविता में है, यदि हम उससे प्रेरित हो जाएं तो निश्चित रूप से एक आदर्श समाज की परिकल्पना हो सकती है। आदर्श समाज के लिए आदर्श विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी एक लेखक, कवि, साहित्यकार का दायित्व है। और पूरे लेखन साहित्य में, पूरे कविता में प्राचीन काल से आज तक लेकर कोई न कोई एक जीवन कनेक्शन होता है और हमें उस कनेक्टिविटी को पहचानने की जरूरत है और उस कनेक्टिविटी से प्रेरित होने की जरूरत है ताकि हम अपने समाज को आईना दिखाने का काम और समाज को सही रास्ता दिखाने का काम अपने लेखन, अपनी कविता के माध्यम से कर सकते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है ये स्टेटमेंट, भाषण देना आसान काम है। मैं सुन रहा था और देख गया था संतोष दास जी को, उनके चेहरे की जो अभिव्यक्ति थी, तो वीर रस की कविता, अगर दिनकर जी की कविता हम लोग पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। लगता है कि जैसे वो फौजी हमी है, माता जिनका आह्वान कर रही है हमी है। वो एक्सप्रेशन था संतोष दास जी के चेहरे पे, और वो आज के लिए उनकी कविता नहीं है। ये कविता हमेशा प्रेरित करते रहेगी। जब जब भी किसी राष्ट्र को उसके सपूतों की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, ये कविताएं प्रेरित करती रहेंगी। मुझे आशा है कि आप जितने दिग्गज जन हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसी रचना ले आएंगे जो आपके समाज का मार्गदर्शन करते हुए आज के समाज के लोगों को इंटरटेन करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वालिटी है ना, दो बड़ा फंक्शन होता है आज का, डिलाइट एंड एंटरटेनमेंट, डिलाइट एंड टीचिंग। यदि वो कविता या वो साहित्य आपको आनंद नहीं देती है तो शायद उस तक कोई नहीं जाएगा, और उसमें अगर मॉरल टीचिंग नहीं है, नैतिक शिक्षा नहीं है, तो शायद उसका एक पक्ष अधूरा रह गया। इसलिए दो बड़े कार्य जो जोड़े गए हैं साहित्य के साथ, वो है डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन। उसे लोगों को आनंद प्रदान करना चाहिए, तब तो उसको पढ़ेगा, और शिक्षाप्रद होनी चाहिए ताकि समाज को एक नई दिशा और दशा मिल सके। आप सभी लोग बड़े दिग्गज जन हैं और मैं सौभाग्य नहीं है कि मैं आप सभी को सुन पाया। एक्चुअली मैं एक मीटिंग में व्यस्त था, मैं उमेश जी से क्षमा भी चाहा था कि हमको छोड़ दीजिए,
क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारी ये मीटिंग कितनी देर तक चलेगी, और चूंकि परीक्षाओं का सीजन हम लोग के यहाँ आ चुका है तो हम उसमें काफी देर तक व्यस्त हैं। हम तुरंत घर अपने पहुंचे हैं और घर पहुंच के मुझे लगा कि पहले आपके साथ जुड़ लेते हैं, भोजन के साथ बनता बाद भी चलेगा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के साथ जुड़ने का जो भोजन है, मानसिक भोजन जो मिलेगा, वो शायद इस सांसारिक भोजन से बहुत उत्कृष्ट होगा और ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। खाना भी तो हम ऊर्जा के लिए ही खाते हैं, तो ये आपकी कविता जो ऊर्जा दे रही है उसके लिए भौतिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए, और आप सभी सावधान है कि कविता प्रोफेशनल ना बनाइए। पहचान आपको कविता अपने आप दे देगी, पहचान आपका निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपका स्वार्थ समाज के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी समझ के, समाज में जो चीजें दिख रही हैं आपको उसे चित्रित करने की जरूरत है, थोड़ी टेक्निकलिटीज के साथ, थोड़ी रेफरेंस के साथ, ताकि वो जन सामान्य तक पहुंच सके। और फिर जन सामान्य जिस दिन आपकी कविता से प्रेरित होगा तो वो कविता आपको अलग पहचान अपने आप देगी। किसी कवि ने पहचान का मोहताज होकर कविता नहीं करी है। यदि मैं बहुत सारे लेखकों को जान रहा हूँ, चाहे वो हिंदी के हों चाहे अंग्रेजी के हों, और कैजुअली कभी कभी आप नहीं चाहते तो भी आप हो जाते हैं। मैं एक बड़े लेखक का उदाहरण देने के बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि कविता सुनने का जो सिलसिला चल रहा था उसको उमेश जी ने ब्रेक कर दिया बीच में। एक बड़ा लेखक है अमेरिकी साहित्य का, नाम है हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। पिताजी उनके पेशे से डॉक्टर थे, बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। स्वाभाविक है, अच्छा हर बाप अपने औलाद के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन हेमिंगवे को रास नहीं आया। और हेमिंगवे चूंकि फिजिकली बहुत फिट नहीं थे तो इसलिए वो मिलिट्री, जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस थी, उससे एग्जाम्प हो गए। लेकिन उसको तो उन्होंने कहीं मिलिट्री का जो पैशन है उनसे कभी कम नहीं हुआ। इसलिए उसने मानव जीवन को सर्वोपरि मानते हुए कि मानव को दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी है जो इंसान को परास्त कर दे। इंसान सिर्फ जीतने के लिए पैदा होता है। बढ़ाया जा सकती है, इंसान को मारा जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। मैन कैन बी किल्ड बट मैन कैन नॉट बी ब्रोकन। तो इतनी बड़ी जो महत्वाकांक्षा और मानव जीवन से जुड़ी हुई संभावना जो हम हेमिंगवे में पाते हैं कि पूरी मानवता को, अमेरिका को लिखने वाला इंडिया को नहीं, पूरी मानव जाति को प्रेरित कर रहा है। कबीर पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। महाभारत, गीता, रामायण आज पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, क्योंकि जब हम ग्लोबल विलेज में आए तो एक दूसरे की भाषाओं के साथ कल्चर और साहित्य का भी आदान प्रदान हुआ और उसके ढेर सारे इंटरप्रिटेशंस किए जा रहे हैं, व्याख्या किए जा रहे हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामना। आप सभी लोग अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपनी कविता को बाहर ले आए, अपनी फीलिंग्स को कविता के रूप में बाहर ले आए, और आपकी कविता समाज को एक नई दिशा दे और आपको शांति और सुकून दे। जिस दिन आपकी फीलिंग्स बाहर निकल जाती हैं तो आपको बहुत सुकून होता है, लिखने वाले को, और तो 2-4 दिन लगता है कि पूरी दुनिया को वो जीत लिया है। तो ये भावना आपके साथ हमेशा जुड़ी रहे, कविता आपके निरंतर रहे, और वो कविता आपको भारत के मंच पे ही नहीं, भारत के साहित्यिक पटल पे ही नहीं, दुनिया के साहित्यिक पटल पे आपको स्थापित करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमें अपनी बात रखने के लिए, बोलने के लिए जो आप सभी लोगों ने समय दिया, और आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना कि कहीं चूची नहीं हो रहा था, सारे लोग म्यूट थे। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आप सभी को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार सर। और आपका जो संदेश है इस वर्चुअल समय में, और आपने एक बात कहा कि रिसर्च के क्षेत्र में लॉकडाउन के समय में ज़्यादा कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी एकाग्रता है वो घर में रहने के कारण या फिर कहीं पर भी है, जो हम एक जगह रहने के कारण हमारी सोच बढ़ गई है। और आपने हम सभी लोगों के लिए, मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ रचनाकार, लेकिन ये संग्रह करने के लिए जरूर आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वही प्रयास कर रहा हूँ फिलहाल। तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छा संदेश हम सभी के लिए दिए कि हम जो भी रचनाएं लिखें
वो समाज को प्रेरित करने का हो और कुछ ना कुछ थॉट उसमें जुड़ा हो जिससे कोई ना कोई संदेश मेजर हो। धन्यवाद सर, आपका स्नेह इस तरह मिलता रहे। हार्दिक आभार सर, बहुत अच्छा एक हम कवियों के लिए आपने संदेश दिया कि कवि को कोई विशेषज्ञता हासिल बहुत ज़्यादा कि वो एक्सपर्ट हो या विशेषज्ञ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी कवि हो सकता है जो अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करता है, वो कवि हो सकता है, तो इसके लिए विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सकारात्मक हम सभी के बीच संदेश आया है। ये जो बहुत सारे नवांकुर हैं, हतोत्साहित होते हैं कुछ वरिष्ठ कवियों के द्वारा कहे जाने पर कि आप विशेषज्ञ नहीं हैं, तो आज आपने हम लोगों का भ्रम भी दूर कर दिया बहुत ही अच्छी संदेश के साथ कि बिल्कुल सकारात्मक हम लोगों के बीच बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आया है। और ये एकदम सही है कि विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, जो कि अपने मन के भाव है उसको उद्गार करना लिखना ही एक अच्छे कवि के गुण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक आभार आपका। आपकी बातों से मैं भी सहमत हूँ सर कि कवि बनने के लिए, अपने भाव को रखने के लिए बहुत पढ़े लिखे होना है या PhD करना जरूरी नहीं है। कविता वाकई मन का भाव है। आज सुनकर मैं भी कृतज्ञ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। जी, हम सभी के बीच जी हम सभी बहुत सुंदर उद्गार सर के, और जिसको सुनकर हम सभी बहुत अभिभूत हुए। बिल्कुल मन की बात सर ने कही कि कवि होने के लिए कविता तो मन के भाव है, मन के उद्गार है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे या बहुत शिक्षित हो। बहुत सुंदर सर आपका, हम लोग हार्दिक आभारी हैं आपके, और हृदय से आपको बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के बीच रायपुर अपने अगले कवि को आप आमंत्रित करें जी सर, उनकी रचना के साथ। जी सर, हम भी सुनेंगे बाद में लोग जो बच्चे होंगे। जी सर, जी सर, जी हम आपके साथ जुड़े हैं। जी सर, आपको जुड़े रहना है सर आखिरी तक। खाना लेकिन खाते रहिए सर आप खाना। हाँ मैं जुड़ा हूँ। जी सर, मैं जुड़ा हूँ सर खाना जी सर, आप भोजन आप लेते रहिए और कविता का भी आनंद लेना है आपको सर। जी सर, हम सभी के बीच रायपुर से डॉक्टर सविता मिश्रा जी, जो कि हिंदी विभागाध्यक्ष हैं महाविद्यालय में, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपनी काव्य प्रस्तुति हेतु। आदरणीय सविता मिश्रा जी ललित मिश्रा जी की मिसेज हैं और हम सभी के लिए आदरणीय और श्रेष्ठ हैं। मैं आपका सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय, आप अपनी कविता से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सादर। धन्यवाद। स्वागत कर रहा हूँ आदरणीय भाभी जी का। मैं हृदय की गहराइयों से पहली बार उनको मैं नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आज के इस कार्यक्रम में यूं ही अपना आशीर्वाद बराबर हमारे संगठन को देती रहे। धन्यवाद। मैं आपका सुनील दत्त मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। छत्तीसगढ़ साहित्य मंच द्वारा आयोजित यह ऑनलाइन कविता के लिए जो सतत प्रयासरत हैं, निरंतर लगे रहते हैं, उमेश पांडे जी, आशा पांडे जी को मैं बहुत बहुत हृदय से पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। आपका कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है। उमेश जी अच्छी आवाज आ रही है। अच्छी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही, बहुत अच्छे से आ रही, कोई दिक्कत नहीं। एकदम बहुत अच्छी साफ जी सुनाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा जी। ओके जी, प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ललित मिश्रा जी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर SN पांडे जी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस पटल पर विराजमान सभी जो मनुष्यगण हैं, साहित्य मर्मज्ञ हैं, उनका मैं अभिवादन स्वागत करती हूँ।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित यह ऑनलाइन कविता पाठ में मैं पहले तो सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूंगी और तत्पश्चात मेरी एक कविता है भारत माँ की माटी आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत माँ की माटी जहाँ तक का चंदन है, जहाँ वीर सिपाही जन्मे वही माँ की धड़कन का स्पंदन है। जिनकी आंचल की छाया मिलती है वीर सपूतों को, की शबनम बादल बनकर छाया है। भारत माँ की माटी जहाँ तक हृदय का चंदन है, गंगी लक्ष्मी बाई के न्योछावर से आकाश उठा है ऊंचा कोई न झुका पाएगा। भारत माँ की माटी जहाँ तक हृदय का चंदन है, विजयलक्ष्मी की महिमा से जीत जीत की खुशी है, पराजय का भूत भागा है। भारत माँ की माटी जहाँ मुक्त हृदय का चंदन है, जिसकी शोधन है, जो हरती है जन्म को जो जगजीवन विकासिनी है। भारत माँ की माटी जहाँ तक हृदय का चंदन है, गंगा की बहती धारा है, स्वतंत्रता का बिगुल जिसके मन की पीड़ा का कारण है। भारत माँ की माटी जहाँ तक हृदय का चंदन है, जिसके से शरदिंदो भी शर्मा जाए, ऐसा दमकता रूप का उसको शत शत अभिनंदन है। भारत माँ की माटी जहाँ तक हृदय का चंदन है, जिसकी चमोर दिखाई देती है, वासंती भी शर्मा जाए ऐसी माँ की शोभा है। भारत माँ की माटी जहाँ तक हृदय का चंदन है, जिसके रूप की करते हरदम पूजा है, ऐसी भारत माँ सहस्त्र भुजा वाली दुर्गा है। भारत माँ की माटी जहाँ तक हृदय का चंदन है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार भाभी, बिल्कुल निशब्द, इतनी शानदार आवाज, इतनी सुमधुर आवाज और पूरा माहौल एकदम शांत होकर सब सुन रहे हैं, इतनी शानदार रचना। बहुत बहुत हार्दिक आभार भाभी आपको, पूरा माहौल बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का आदेश हो तो छत्तीसगढ़ी में मैं एक कविता गाना चाहूंगी, प्रस्तुत करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ी में। जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है जी जी, स्वागत है, स्वागत है, सादर स्वागत है भाभी, स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी में है ये कविता। जी जी बिल्कुल भाभी। कैसन गाथा गाँव, कैसन गाथा गाँव माँ के, कैसन गाथा में गाँव माँ के, चुनुर चुनुर पैरी बाजाते पाँव के, चारों डहर बाजाते पाँव के, कैसन गानी सुनाओ में गाँव के। मात के दमकते सूरज चंदा बन के, माथ की बिंदिया
कान के कुंडल दगत सूरज चंदा बन के, कैसन गाता मैं गाऊं मन के, चुर चुर पैरी बाजते पाँव के, चुर चुर पैरी बाजते पाँव के, वही कन्या के करधन कहावे, कैसन गाथा में गाऊं माँ के, चुनुर चुनुर पैरी बाजते पाँव के, कुरुर कुरुर उड़ावते गाँव में, हरियर हरियर लुगरा पहिरे, कुरुर कुरुर उड़ावते गाँव में, कैसन गाथा में गाऊं माँ के, चुनुर चुनुर पैरी बाजते पाँव के, आगे बढ़े कोई पूछे, सुन चिड़िया सुधर बोले, कैसन गाथा में गाऊं माँ के, चुनुर चुनुर पैरी बाजते पाँव के, आगे कचरा बादल बन के, पापी मल्ला डरवाते, कैसन गाथा में गाऊं माँ के, चुनुर चुनुर पैरी बाजते पाँव के, आंधी पानी जम्मू समावे, कैसन गाथा में गाऊं माँ के, चुनुर चुनुर पैरी बाजते पाँव के, हाथ के चोरे कुर कुर बाजे, रुख राई मन झुर झुर गावे, कैसन गाथा में गाऊं माँ के, चुनुर चुनुरी बाजते पाँव के, पाँव के रंगत बिंदी चार मोती जबनी बन बगे, कैसन गाथा में गाऊं माँ के, चुनुर चुनुर पैरी बाजते पाँव के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश पांडे जी को, आशा पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाभी, हार्दिक आभार, इतने शानदार प्रस्तुति सुनने का मौका मिला और इतना सुंदर अपने लोक गीत को माँ की स्तुति आपने की, बहुत ही शानदार, और पहली बार इतना आवाज आपको सुनने को मिला और आपकी रचनाएं भी बहुत लाजवाब। बहुत बहुत हार्दिक आभार भाभी आपका। बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत ही अच्छी रचना सुनने को मिली आपके द्वारा, और खाली बस पहले व्हाट्सएप के जरिए जुड़ते थे, लेकिन आज जो है वर्चुअल माध्यम से फेस टू फेस आपकी रचना सुनने को मिली, और इसी बहाने मुलाकात भी हो गया। और रायपुर आएंगे तो जरूर आपके यहाँ बैठ करके रचना सुनेंगे आपकी। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है ललित भैया के साथ आपका भी। जी जी हम लोग धन्यवाद। आज हम लोग जी आज हम लोग के बीच रूपल उपाध्याय जी भी जुड़ गई हैं दिल्ली से। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस पटल पर। अहमदाबाद से हैं और हम लोग थोड़ा इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगी, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ, कोई बात नहीं। आपका इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जी। अब मैं अगले क्रम में डॉक्टर प्रोफेसर शरद नारायण खरे सर जी का, जिनका संदेश प्राप्त हुआ है कि उनको कहीं अन्यत्र जाना भी है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं पटल पर कि वो अपना काव्य रचना प्रस्तुत करें। और बहुत ही प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व और इनकी रचनाएं होती हैं। विगत दिनों फेसबुक के माध्यम से इनकी रचना सुनने को मिला था, और मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हुए इनका आमंत्रण इन्हें स्वागत करता हूं। स्वागत है शरद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? जी जी। प्रोफेसर शरद नारायण खरे सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कुछ इन पंक्तियों के साथ उन्हें सम्मान सहित पटल पे आमंत्रित करना चाहूंगी। गुमनामी के अंधेरे में था, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम ने मुझे अनजान बना दिया। आपकी कृपा हुई मुझ पर, एक सफल इंसान बना दिया।
आपकी कृपा हुई मुझ पर एक सफल इंसान बना दिया। इन पंक्तियों के साथ मैं सादर प्रोफेसर शरद नारायण खरे सर को सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। सर, आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। हार्दिक स्वागत है। जी, आप मेरी आवाज ठीक सुन पा रहे हैं? जी सर, सुनाई दे रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है सर। जी भी आ रही आवाज। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी सर, पहुंच रही है सर। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप मुझे देख भी पा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, आप दिख रहे हैं सर। आप शूटिंग चल रही मेरी है? आवाज जी, वीडियो शूटिंग चल रही है सर आपकी। मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है ना? जी जी जी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज तो ठीक पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। आप बोले, पढ़े सर। जी, आपकी आवाज भी आ रही है और वीडियो भी सही आ रहा है। आप अपनी प्रस्तुति दे सर। चलिए, जी जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आशा पांडे जी, उमेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सौजन्य से विगत दिनों मैं फेसबुक लाइव भी हुआ था उनकी संस्था और इस पृष्ठ पर, और आज उन्हीं के सौजन्य से मैं आपसे यहाँ रूबरू हो पा रहा हूँ। मैं बता दूं कि मैं मंडला मध्य प्रदेश में शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी महिला महाविद्यालय में इतिहास का प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष हूँ, और विगत 2 वर्षों से प्राचार्य के प्रभार में भी हूँ। तो चूंकि महाविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, तो 1:30 बजे मैं छोड़ के आया था वो प्रक्रिया, क्योंकि मेरा उपस्थित रहना आवश्यक होता है और मुझे जाना है। इसीलिए मैंने आशा जी से निवेदन किया और उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और मुझे शीघ्र अवसर दे दिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, मैं बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम करते हुए मैं समय की सीमा का मैं ध्यान रखते हुए लगभग 4 मिनट में मैं अपने जो मुक्तक हैं उनको मैं पढ़ दूंगा, उनको प्रस्तुत कर दूंगा। समय सीमा का तो खाली कनेक्ट होना वो चल रहा होगा वहाँ पे, वो बंद नहीं हुए हैं, उनका पाठ चल रहा है। तो वही मत कहना कि जब मेरा खत्म होने लगा तेरा चालू कर दे, बंद कर दे तो है ना। ठीक ठीक किया ताकि बैटरी बंद करी, ताकि तो लाइट बोल है ना, कार्यक्रम चलाना लगा चार्ज।
है वतन मेरा, मैं इस पे नाज करता हूँ। यशस्वी है वतन मेरा, मैं इस पे नाज करता हूँ। भले ही आम हूँ बंदा, मगर मैं राज करता हूँ। भले ही आम हूँ बंदा, मगर मैं राज करता हूँ। आवाज करता तिरंगा हाथ में लेकर मैं भारत गान करता हूँ। तिरंगा हाथ में लेकर मैं भारत गान करता हूँ। तिरंगा हाथ में लेकर मैं भारत गान करता हूँ। मैं बनके फूल राहों में शहादत मान करता हूँ। मैं बनके फूल राहों में शहादत मान करता हूँ। भाई बात के मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ में तुम देना थे। तिरंगा हाथ में लेकर मैं भारत गान करता हूँ। मैं बनके फूल राहों में शहादत मान करता हूँ। वतन मेरा है लाखों में, मैं इसका लाडला बेटा। वतन है लाखों में मेरा, मैं इसका लाडला बेटा। वतन की वंदना करके सतत यशगान करता हूँ। वतन की वंदना करके सतत यशगान करता हूँ। तिरंगा हाथ में लेकर मैं भारत गान करता हूँ। मैं बनके फूल राहों में शहादत मान करता हूँ। वतन मेरा है लाखों में, मैं इसका लाडला बेटा। वतन की वंदना करके सतत यशगान करता हूँ। वतन की वंदना करके सतत यशगान करता हूँ। और एक और संदेश के रूप में अपने दोस्तों को मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ, एक मुक्तक के रूप में, और फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जी स्वागत। साथ अपने हिस्से की धूप लेकर चलो। हम सबको अपनी अहमियत पहचानना है, और स्वतंत्रता दिवस पर तो विशेष रूप से के साथ अपने हिस्से की धूप लेकर चलो। और चमकना चाहते हो तो साथ अपने सूरज का रूप लेकर चलो। और बांटना चाहते हो रोशनी, यदि इस जहान में तुम शरद को जलो, मगर साथ अपने दीपक का रूप लेकर चलो। दीपक का रूप लेकर चलो।
सभी को स्वागत है। बहुत सुंदर प्रस्तुति भैया जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आदरणीय। तो सुनते हैं आज आपको लाइव सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं हम सबको सामने रखी और निश्चित रूप से हम सभी के बीच जी जी। मैं अगले क्रम में आलोक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपके द्वारा प्रस्तुत रचना हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रही है सर। आपका स्वागत और अभिनंदन है। और धन्यवाद जी, हम सभी के बीच आलोक सिंह जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो अपनी रचना। भाई आलोक को कुछ इन पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी। मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली। भाई आलोक को कुछ इन पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी। मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से भाई आलोक हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। आपके आगमन से भाई आलोक यहाँ हर किसी को मुस्कुराहट मिली। स्वागत है आलोक। मैं लगभग यहाँ पे अटल पे सबसे छोटा हूँ, तो मैं सभी की चरण वंदन सबसे पहले करता हूँ और सभी को साथ करता हूँ। और आप आवाज तो रही हो? कहीं जाना नहीं है जी, आ रही आवाज। सभी लोग म्यूट कर लें। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ जो मुक्तक मुझे पसंद है और ताजा भी है। सुनिएगा जी। यहाँ कर्मों की मैं कर्म बताने की कोशिश कर रहा हूँ पंक्तियों में, सुनिएगा। यहाँ कर्मों की भट्ठी में, यहाँ कर्मों की भट्ठी में तुम्हें खुद को जलाना है। यहाँ कर्मों की भट्ठी में तुम्हें खुद को जलाना है। तुम्हें भी इस जमाने में अगर कुछ कर आना है, अगर है किसी के भी भरोसे तुम कभी भी यार मत रहना। किसी के भी भरोसे तुम कभी भी यार मत रहना। तुम्हें ही यार मंजिल तक स्वयं रास्ता बनाना है। तुम्हें ही यार मंजिल तक स्वयं रास्ता बनाना है। स्वयं रास्ता सभी को बनाना होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी जिंदगी, सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी ही ना कहीं बेकार कर जाए। तुम्हारी जिंदगी ही ना कहीं बेकार कर जाए। जमाने की फिक्र ना अब तुम्हें बीमार कर जाए। जमाने की फिक्र तुमको ना बीमार कर जाए। सफर में तुम अकेले हो, तुम ही पतवार कश्ती की। तुम ही हो सफर में तुम अकेले हो, तुम ही पतवार कश्ती की। यहाँ माझी न कोई जो तुम्हें उस पार कर जाए। यहाँ माझी नहीं कोई तुम्हें जो पार कर जाए। बहुत शुक्रिया। मैं एक पंक्ति और निवेदन करता हूँ। कल 15 अगस्त है, उस पे क्योंकि मैं लेके बैठा था वो पन्ना कहीं भूल गया,
तो मैं और पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कल 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए कि नफरत की लकीरों को मिटाना जानते हैं हम, ये हम हिंदुस्तानी क्या करना जानते हैं। सुनिएगा कि नफरत की लकीरों को मिटाना जानते हैं हम, करोगे प्रीत तो ये जान लुटाना जानते हैं हम, करोगे प्रीत तो ये जान लुटाना जान